सौभाग्य है कि इस देश की मुखर और प्रखर आवाज पवन खेड़ा जी, जो कम्युनिकेशन मीडिया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, वो हमारे साथ मौजूद है। मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने अथक और अनथक प्रयासों से आज दिल्ली में ये परिस्थितियां निर्मित की कि हम सत्ता सरकार दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली के जो घोषणा पत्र समिति है उसके चेयरमैन अनिल जी, हमारे पास चौधरी अनिल जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ नरेंद्र नाथ जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, और इस घोषणा पत्र समिति के कर्णधार रहे अमिताभ दुबे जी हमारे साथ हैं, और समूचे देश की दलितों की मुखर आवाज उदित राज जी हमारे साथ हैं। मैं जयराम रमेश जी से आग्रह करता हूं कि वे आपके सम्मुख आज इस घोषणा पत्र को सबसे पहले हम लोग जारी करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जारी करें। नहीं पहले सब फ्रंट देख रहे हैं, आप उधर कर रहे हैं। आप सामने आ रहे हैं और उसके बाद फिर राइट सारे सेंटर एक बार सामने देख लेंगे। देख रहे हैं, दिखा नहीं पता। राइट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। मैं आग्रह करता हूं जयराम रमेश जी से कि वे आपको संबोधित करें। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं देवेंद्र यादव जी से गुजारिश करूँगा कि ये घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर कुछ बोलें और आपको जानकारी दें। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये गारंटी शब्द जो है, आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है, पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा, पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता
तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल शासनिक अधिकार नहीं है, पर ये कानूनी अधिकार है। तो एक गारंटी शब्द अभी सभी पार्टियां इस्तेमाल कर रहे हैं और दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 मुख्य गारंटी दी हैं, उसकी घोषणा भी हो चुकी है, उस पर काफ़ी विचार भी हो चुका है। अभी देवेंद्र यादव जी इस पर और जानकारी आपको देंगे। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है। यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। हमारे देश में प्रदूषण को लेकर, संदूषण को लेकर, रासायनिक संदूषण को लेकर दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं। ये देश की राजधानी है और मैं समझता हूं ये बीजेपी की नीति की वजह से हुआ है। इस गंभीरता से लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है। और मुझे याद है जब शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, यमुना एक्शन प्लान जापान सरकार से हमने सहायता मांगी और केंद्र सरकार से हमने ये वादा किया था दिल्ली सरकार को कि पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। पहली बार किसी महानगर में 7,000 सीएनजी बस लगाए गए। ये शीला दीक्षित जी के समय हुआ था। वृक्षारोपण का काम तो सब लोग जानते हैं, पहले से हुआ करता था दिल्ली में, पर सीएनजी का आना, यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत करना, और सबसे बड़ी बात दिल्ली मेट्रो। मुझे आज भी याद है, बात हो रही थी कि दिल्ली मेट्रो को हम और कैसे तेजी से आगे ले चलें, और शीला जी ने कहा हम श्रीधरन साहब को क्यों नहीं इसको चेयरमैन बनाते। वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन, दिसंबर का महीना था 1998, 1998। अभी चुनाव नतीजे आए थे, मुख्यमंत्री बनी थी, और 3 चीज पर हमने चर्चा की: सीएनजी बस, यमुना एक्शन प्लान और दिल्ली मेट्रो। आप लोग अभी भूल गए होंगे, एक जमाने में दिल्ली में एक संस्था हुआ करती थी, तो सारी जनता उनसे पीड़ित थी, डेसू। आपको याद होगा, आप भूल गए होंगे, डेसू। मेरा सौभाग्य था कि मैंने डेसू का निजीकरण के लिए, शीला जी ने मुझे कहा, तो पहला मसौदा जो तैयार किया गया था, मुझे आज भी याद है, कैसे सुधार लाया जाए दिल्ली में। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो निजीकरण हुआ वो दिल्ली के जनता के हित में हुआ। डेसू एक बोझ बन गया था दिल्ली के जनता के ऊपर, और शीला जी ने कहा हमें इससे मुक्ति मिलना है, और इसीलिए निजीकरण सोचा गया और पूरी पारदर्शिता से निजीकरण हुआ। इसको लेकर 2013 में ढेर सारे इल्ज़ाम लगाए गए आम आदमी पार्टी द्वारा, उनके मुख्यमंत्री द्वारा, पर 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो सिर्फ झूठ थे।
तो ये घोषणा पत्र में 20 ऐसे विषय हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं उस पर उसका जिक्र किया है। अनुसूचित जाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मध्य वर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए और आम जनता के लिए। इस पर देवेंद्र जी बोलेंगे आपको, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चला रही है। बेलगावी में एक रैली हुआ, मऊ में हुआ, अभी तीसरा रैली हो सकता है तेलंगाना में होगा फरवरी के 10 और 15 के बीच में। ये पूरा साल तक ये अभियान हम चलाएंगे, क्योंकि एक 3 तरफा आक्रमण हो रहा है। एक तो महात्मा गांधी पर आक्रमण हो रहा है मोहन भागवत द्वारा, आरएसएस द्वारा। गोडसे की पूजा हो रही है, और बीजेपी सांसद को जब पूछा जाता है कि आप गांधी को चुनोगे या गोडसे को चुनोगे, वो सांसद कहते हैं सोचना पड़ेगा। आज वो सांसद हैं। दूसरा आक्रमण जो हो रहा है जय भीम, खुद गृह मंत्री राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, हमने उनका इस्तीफा मांगा उसी दिन। और ये उनकी मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नहीं माना। और तीसरा जो आक्रमण हो रहा है हमारे संविधान पर, संवैधानिक सिद्धांतों पर, संवैधानिक मूल्यों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रधानमंत्री द्वारा सारे संवैधानिक कार्यालय जो हैं, जो संस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अटैच्ड ऑफिस बन गए हैं। तो इसीलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और मैं समझता हूं ये घोषणा पत्र इसी भावना के आधार पर तैयार किया गया है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मैं देवेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि इस घोषणा पत्र के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। देवेंद्र जी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। देवेंद्र जी। धन्यवाद सर। सम्मानित साथियों, जैसा कि आदरणीय जयराम रमेश साहब ने बताया कि दिल्ली के आने वाले 5 साल किस तरीके से कांग्रेस दिल्ली को संवारना चाहती है, उसी को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं दिल्ली का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लेकर। भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में ये पूरी एक्सरसाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हमने की है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सभी सेगमेंट्स को टच करने की कोशिश की है, वहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों को भावनाएं जानी है, लोगों के दुखों को, पीड़ाओं को जानने की हमने कोशिश की है। आदरणीय पवन जी लगातार हमें सहयोग करते रहे, उदित राज जी लगातार दलितों और पिछड़ों की आवाज़ के साथ जुड़े रहे और बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से आए। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज के तहत आदरणीय हमारे अमिताभ दुबे साहब, जिन्होंने इस पूरे हमारे घोषणा पत्र का संकलन ही नहीं किया, बल्कि बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से इसमें हमें लगातार मिलते रहे। मैं इससे पहले कि इसमें क्या कुछ हमने सोचा है और क्या क्या ज़रूरतें आज दिल्ली की रही हैं, उसी के अनुसार हमने इसको
लगभग 22 सेगमेंट्स में, जिसमें युवा भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें एससी भी हैं, जिसमें अर्बन पुअर भी है, जिसमें हमारे माइनॉरिटीज़ के भी इश्यूज़ हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, और इसके साथ साथ पहली बार हमने पूर्वांचली सेगमेंट एक अलग से इसमें रखा है। गाँवों के लिए विशेष रूप से हमने अलग कुछ योजनाएं तैयार की हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि ये दिल्ली का घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र है, क्योंकि जनता के इनपुट्स इसमें भरपूर मिले हैं और हमने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते ही ये सारी चीज़ें की हैं। आप जानते हैं कि लगभग 5 गारंटीज जो हम अब से पहले लॉन्च कर चुके हैं और विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जो 5 गारंटीज़ हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा हमने किया है। इसके साथ साथ 25 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमने दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, महिला है या पुरुष है, उन सबको इसमें कवर करने की बात कही है। और इसके साथ साथ आज बढ़ते बेरोजगारी के समय पर 8500 रुपये हर महीना युवाओं को खास तौर पे उनको प्राइवेट कंपनी में अकोमोडेट करना, अप्रेंटिसशिप के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए 1 साल की ये योजना हमने युवाओं के लिए खास तौर पे रखी है। और इसी के साथ साथ बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महिलाएं आजकल जो है इसी उधेड़-बुन में रहती हैं कि हमारी किचन हर रोज़ बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, और कभी सिलेंडर 1200 का हो जाता है, 1300 का हो जाता है, दालें हैं, आटा है, चावल है, तेल हैं, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक महिला को जो एक पूरे परिवार का पालन पोषण करती है और जिसकी जिम्मेदारी मुख्यतः अपने परिवार के सही पोषण की, सही उसके परवरिश की जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है, ऐसे में महिला को सशक्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए हमने 2500 रुपये और इसके साथ साथ उसकी रसोई को सुचारू रूप से चला सके उसके लिए हमने 500 रुपये में सिलेंडर, और उसके साथ साथ 2 किलो चीनी, 1 किलो कुकिंग ऑयल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय की पत्ती भी हर महीने देने का वादा, गारंटी, जैसा कि रमेश जी ने कहा, ये गारंटी हम दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री की बात भी, गारंटी भी हम इसमें दे रहे हैं। तो इन मुख्य जो बड़े सेगमेंट्स थे उनकी हमने 5 गारंटीज़ के साथ साथ, जैसा कि मैं कह रहा था कि 22 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें हमने अपने पूरे इस मैनिफेस्टो को डिवाइड किया है। उसमें युवाओं की बात हमने रखी। मुख्य बातें मैं, क्योंकि बहुत लंबा इसको नहीं खींचना चाहूँगा, लेकिन मुख्य बातें ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और हमने तय किया कि हर रोज़ आने वाले दिनों में हर रोज़ पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ, इसको ब्रॉडर सेगमेंट्स में डिवाइड करके हम हर रोज़ स्पेशल स्पीसीज़ इसी के ऊपर केंद्रित रखते हुए आने वाले समय में करेंगे। लिहाजा जो मोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपके साथ ज़रूर शेयर करने की ज़रूरत है, उनमें अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए जहां हमने 8500 रुपये की गारंटी की है, वहीं बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट का ध्यान में रखते हुए जो 15,000 सिविल डिफेंस के हमारे साथी हैं, भाई हैं, और जिनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उनको पुनर्स्थापित करने की बात हमने इस अपने मैनिफेस्टो में रखी है। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का एक जो रूल है उसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके उनको पक्का करने की बात करेंगे। इसके साथ महत्वपूर्ण बात हमने जो रखी है वो ये है कि 2025 के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, चाहे वो टीचर्स के हों, चाहे सफाई कर्मचारियों के हों, चाहे सिविल डिफेंस के हमारे भाई बहनों के हों, 2025 के बाद
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और उनको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताने में खुशी है कि इन सभी सोच के साथ लगभग 33% महिलाओं को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। जो भी सरकारी नौकरी होगी, जो भी हमारी स्कीम्स हैं, उनमें 33% की रिजर्वेशन हम महिलाओं के लिए स्पेशल इसमें प्रोविज़न करने का काम किया है। इसके साथ साथ पेंशन्स जो 2,500 रुपये बुजुर्गों की, विकलांग की और हमारे विधवा बहनों की जो पेंशन है, उसको भी हम 2,500 से 5,000 रुपये, क्योंकि आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते किसी भी परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, लिहाजा ये 5,000 रुपये की पेंशन हम लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो गरीब विधवा महिला है, उसकी अगर बच्ची की शादी होती है, पहले इसका कम बजट किया जाता था, अब हमने इसमें प्रपोज किया 1.1 लाख 1,10,000 रुपया प्रति जो हमारी विधवा बहन होगी उसकी बच्ची की शादी के लिए हम उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में उसको देंगे, क्योंकि ये हम सामाजिक जिम्मेदारी समझते हैं। इसके साथ साथ बढ़ती गरीबी और को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि लगभग 100 इंदिरा कैंटीन हम पूरे दिल्ली में खोलने जा रहे हैं, जिसमें 5 रुपये में एक पौष्टिक आहार देने की हमारी ये योजना है, जिसके ज़रिए हम 5 रुपये में प्रति प्लेट के हिसाब से, जिसमें सारा पौष्टिक हमारा न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए ये थाली हम प्रिपेयर करेंगे और 105 रुपये में लगभग 100 जगह पर वितरित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि हम जानते हैं कि बेरोजगारी की बात को आगे बढ़ाते हुए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप जानते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कांग्रेस सरकार के दौरान हमने केंद्र में इसको पास किया, लेकिन लगभग 10 साल बीतने के बाद आज हालात ये है कि जहां इस स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत लगभग 7.5 लाख परिवारों को स्थायी रोजगार मिल जाना चाहिए था और उनको हम एक इज्जत की रोटी और रोजी कमाने का अवसर जो प्रदान करने की कोशिश हमारी कांग्रेस की सरकार ने की थी, पिछले लगभग 10 साल में मात्र 63,000 जो पहले हमारे लोग बैठे थे उनको ही इसका बेनिफिट मिल पाया है। आज तक उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, वेंडिंग जोन अभी तक कोई तय नहीं हो पाया है, वेंडिंग कमेटीज़ में बहुत सारी ऊंच नीच है, उसमें नहीं जाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम आने वाले साल में ही कोशिश करेंगे कि लगभग 7.5 लाख जो हमारे परिवार हैं उनको हम एक अच्छी रोजी रोटी का साधन दे पाएँ। इसके साथ साथ हमारा जो सेगमेंट है वो SC, ST और OBC का अलग सेगमेंट है, उसमें विस्तार से भाई उदित राज जी भी बोलेंगे, भाई अनिल जी भी अपनी बात उसमें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुख्यतः ये ज़रूर है कि हम इनके लिए फाइनेंशियल बोर्ड्स ज़रूर बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल कमी की वजह से कोई रोज़गार करना चाहता है, काम करना चाहता है और दलित और पिछड़े वर्ग से आता है तो उसकी समस्याएं ये बनी रहती हैं। लिहाजा हम फाइनेंशियल बोर्ड्स बनाएंगे। हम कुछ यात्राएं भी हमने उसमें प्लान की हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उसके अलावा जो बौद्ध के हैं, जो हमारे वाल्मीकि मंदिर में हमारे साथी हैं, उनको भी इसमें हमने उनको भी बराबरी का हक देने की बात हमने रखी है। फर्दर भाई उदित राज जी उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो माननीय राहुल गांधी जी का एक सपना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम कास्ट सेंसस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और अपना जो दिल्ली का कास्ट सेंसस होगा उसको हम लाने का काम करेंगे।
ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके, उनको उनकी हिस्सेदारी मिल सके। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे भी हमने इस पे विस्तार से बात की है। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ जैन वेलफेयर बोर्ड बनाने का हमने वादा इसमें किया है। इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा सेगमेंट जिसको हमने इसके द्वारा साधने की कोशिश की है, उनकी समस्याओं को साधने की कोशिश की है, वो है हमारा पूर्वांचली एक बड़ा सेगमेंट है। और आप जानते हैं कि पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान दिल्ली को यहाँ तक लाने में है। हम ये यहाँ से अपने मैनिफेस्टो में ये बात प्रमुखता के साथ कह रहे हैं कि हम महाकुंभ की तरह ही छठ महापर्व को मनाने का काम करेंगे, जिसके तहत उनकी जो उस दिन की छुट्टी है या उस तरीके के व्यवस्थाएं हैं, नए घाट परमानेंट बनाने की बात हमने इसमें विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ साथ पूर्वांचली भाई बहनों के लिए हमने मिनिस्ट्री भी स्पेशल गठित करने का फैसला हमारी इस मैनिफेस्टो में किया है। तो आने वाले समय में पूर्वांचली मिनिस्ट्री भी दिल्ली की जो कैबिनेट होगी उसमें उसको स्थान मिलेगा। साथियों, इसी तरीके से आप जानते हैं कि दिल्ली की आबो हवा बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से आज ध्वस्त नज़र आता है। और यहाँ कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं कि 2014 में जहाँ हमारे 95 हॉस्पिटल्स हुआ करते थे दिल्ली सरकार के, आज वो घटकर 92 रह गए हैं। जो डिस्पेंसरीज हमारी थी उनको कमज़ोर कर दिया गया है, उनके उसमें कोई फैसिलिटीज़ आज के समय में नहीं मिल पाती हैं। लिहाजा हमने तय किया कि नए हॉस्पिटल्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ साथ 24 घंटे की डिस्पेंसरी भी हम हर वार्ड में खोलने का काम करेंगे। हर वार्ड मतलब लगभग 280 जो हमारे ये हैं 250 डिस्पेंसरीज भी हम आने वाले समय में जो 24 घंटे काम करेंगे और जहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ टेस्टिंग की, डॉक्टर्स की अवेलेबल उस समय हो पाएगी। ऐसे ही जो आज एजुकेशन की हालत है हमसे आपसे छिपी नहीं है, बात बहुत बड़ी बड़ी की है इन सरकारों ने, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर फेल होते हुए जब नज़र आए हैं। चाहे बढ़ती जो हमारी डिपेंडेंसी है, आज हालात ये है कि 2014 में जहाँ जो हमारे सरकारी जो स्कूल्स और वो थे उसके ऊपर सरकारी स्कूल्स में प्राइवेट जो स्कूल्स हैं जहाँ 34% पहले हुआ करते थे बच्चे, 34% पढ़ते थे, उसका हिस्सा बढ़कर 38% आज हो गया है। लिहाजा ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके की सोच के साथ हमारी मौजूदा सरकारें चल रही हैं। टू बी प्रिसाइज 30% से बढ़कर 37% हो गई प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 2014-15 में, जहां मात्र 30% हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है। ये एक ऐसा चिंता का विषय है जिसके बारे में लगातार हमारी मौजूदा सरकार है वो बहुत बात करती है। इसके साथ साथ रिजल्ट्स भी गिरे हैं और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहां हम नए स्कूल्स खोलने का काम करेंगे, वहीं हमने ये भी तय किया है कि आज बढ़ते समय की जो आज का समय है और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको कई बार अपने घर पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो स्पेस नहीं मिल पाती जहाँ पर वो बैठ के पढ़ सकें, और उनको उचित जो है गाइडेंस किताबों की उपलब्धता नहीं रहती। लिहाजा हमने ये तय किया है कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने 700 पब्लिक लाइब्रेरीज अर्थात हर
विधानसभा में लगभग 10 पब्लिक लाइब्रेरीज खोलने का वादा हमने इसमें किया है। इसके साथ साथ क्योंकि करियर काउंसलिंग की बात भी हमने इसमें रखी है, आज हमारा युवा जो है लगातार भटक जाता है, ऐसे समय में स्कूल लेवल पर ही हम उनको करियर काउंसलिंग का भी सुविधा आने वाले समय में देने का काम करेंगे। साथियों, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और हमने देखा है कि लगातार दिल्ली में अच्छी से अच्छी जगह पर कॉलोनियों में भी गंदे पानी सप्लाई किया जा रहा है। पानी की उपलब्धता बहुत घट गई है। पानी की वेस्टेज 56% आज के समय में है। ऐसे समय में हम ये कोशिश करेंगे कि उस 56% को घटाने का काम करेंगे और साथ ही साथ पूरी दिल्ली की जनता को पोर्टेबल वाटर 24 घंटे सप्लाई करने का वादा हमारी कांग्रेस सरकार करती है। इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है। हम कटिबद्ध हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यमुना जो हालत हुई है उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है और आपको याद होगा भी माननीय जयराम रमेश जी ने भी चर्चा की, यमुना एक्शन प्लान की। जापान की गवर्नमेंट के साथ हमने एक बहुत बेहतर उसकी शुरुआत की और जो मलमूत्र है उसका लोकल लेवल पर उसका सीवेज का जो ट्रीटमेंट है हम इसमें वो व्यवस्था जोड़ने का काम करेंगे। साथ के साथ पब्लिक टॉयलेट्स जो आज हमने अपने कांग्रेस के समय में साहब हमने बहुत सारी जगह बनाए थे, लेकिन नेग्लिजेंस के चलते उनमें पानी नहीं होने की वजह से, उनमें सफाई नहीं होने की वजह से, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से आज खुले में शौच करने पर भी आज बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो मजबूर हैं। लिहाजा ये कहीं ना कहीं जहाँ यमुना की गंदगी में भी ऐड करते हैं, मेजर जो हमारे ड्रेन्स हैं उनको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने लगातार बात की है कि उसको हम लोकल लेवल पर ट्रैप करेंगे, वहीं उसका लोकल लेवल पर ही सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे और उसके पश्चात ही जो पानी है वो हम यमुना में डिस्चार्ज करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ी स्कीम कहूँ मैं, या बहुत बड़ी जो एक योजना माननीय शीला जी के समय में हमने आपने देखी थी कि लोकल लेवल पर हमारी जितनी भी RWAs हैं, NGOs हैं, उनको एक प्रॉपर स्पेस ट्रांसपेरेंट तरीके से देने की माननीय शीला जी ने, और इन्वॉल्वमेंट में, गवर्नेंस में जो इन्वॉल्वमेंट की बात है उसको बढ़ावा देने के लिए NGOs और RWAs को स्ट्रेंथन करने की बात हमने उस समय की थी और बहुत अच्छे मॉडल के साथ उसकी शुरुआत हुई। उससे बहुत सारी जो लोकल छोटे छोटे इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने में हमें दिल्ली में एक बेहतर माहौल बनने में भी उसने एक बड़ा योगदान दिया। तो हम आने वाले समय में भागीदारी को रीइंस्टेट करेंगे योजना को। इसके साथ साथ लोकल लेवल पर ही SDM को फंड्स के द्वारा उनको जो भी उनकी छोटी स्कीम्स होंगी, जो छोटे छोटे कार्य होंगे लोकल लेवल के, उनको SDM के साथ बात करने के पश्चात मैं मानता हूं कि बहुत सारी हमारी जो छोटी समस्याएं हैं उससे इसके निदान हो पाएगा। और मैं बात करूं हमारी रीसेटलमेंट कॉलोनीज, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिए गए प्लॉट्स की, या गांव में जो हमारे प्लॉट्स हैं उनकी, आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ ये आ रही है कि रीसेटलमेंट कॉलोनी के किसी भी भाई को, बहन को अपनी बेटी की पढ़ाई करवानी है, अपने बेटे की शादी करवानी है, और अगर वो अपने मकान पर लोन लेने चला जाए तो उसको लोन नहीं मिलता क्योंकि उसकी ओनरशिप राइट्स उसके पास नहीं है। लिहाजा हम ये फैसला करते हैं कि हम अपने इसमें मैनिफेस्टो में हमने उसको प्रमुखता से स्थान देते हुए ये तय किया है कि आने वाले समय में हम इन सभी को बहुत जो है हमारे जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं
हमारे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिए गए प्लॉट्स की बात है, उन सभी को हम इनको फ्री होल्ड कर प्लॉट को उनकी ओनरशिप राइट्स उनको ट्रांसफ़र करके उनको स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि वो अपने मालिकाना हक 40-40, 50-50 साल से लोग बैठे हैं लेकिन उनको आज तक ओनरशिप राइट्स नहीं है। लिहाजा ये एक महत्वपूर्ण कदम हमारे परिवारों को, इनमें रहने वाले परिवारों को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जिसकी शुरुआत भी मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने की, इन सीटू डेवलपमेंट ऑफ झुग्गी क्लस्टर्स, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने कालका जी में देखा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जेलरवाला बाग वजीरपुर में अभी माननीय मोदी जी बड़े भाषण वहाँ पर देकर आए। लेकिन मुझे इस बात कहने में गर्व है कि ये दोनों प्रोजेक्ट कांग्रेस की सरकार की देन है और कांग्रेस ने इनको इन सीटू डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू कर जहां वहां लोगों को स्ट्रेंथन किया है, उनको मालिकाना हक दिया है, वहीं उनके रोजगार को नहीं उजाड़ने की जो योजना थी, क्योंकि अक्सर पहले इनको शिफ्ट कर दिया जाता था तो कहीं ना कहीं जो उनका रोजगार या वहाँ की लोकल सिस्टम में जो उनका रोजगार का काम था वो डिस्टर्ब होता था। आज मुझे खुशी है कि हम उसको और तेजी के साथ लेकर जाएंगे और जितने लगभग 55 हज़ार जो मकान पहले से बने हुए हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी चाबी देने का काम दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी और जो गरीब परिवार हैं जिनके ऊपर छत नहीं है उनको देने का हम ये काम बहुत जल्दी से करने का काम करेंगे। मुझे खेद होता है 10-10 साल मकान बने हुए हैं लेकिन उनकी चाबी नहीं दी जा रही है। क्या कारण है, क्यों इतना लचर व्यवहार इन गरीब व्यक्तियों के साथ किया जा रहा है? तो हम जहां 55,000 जो मौजूदा फ्लैट्स और वो बने हुए हैं वो देने का काम करेंगे, उसके साथ साथ आने वाले समय में इन सीटू डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करने का काम करेंगे। यमुना क्लीनिंग की बात मैंने चर्चा की। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ट्रांसपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि पिछले समय में अगर मैं कहूँ कि दिल्ली के पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की कमज़ोरी की वजह से हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी हमने एक पूरा चैप्टर रखा है और उसमें विशेष रूप से हमारी ये कोशिश रहेगी कि ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने के लिए बढ़ावा दिए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए विशेष रूप से जहां हमने 500 इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन बसेस एवरी ईयर ऐड करने की बात कही है, वहीं मुझे लगता है कि जो मेट्रो को एक्सटेंशन है वो हम करेंगे। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लास्ट माइल की कनेक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी क्षेत्र हैं जहां पर हमारी बस पहुंच नहीं सकती, लिहाजा वहां पर मिनी बसेस को चलाकर वहां पर उनकी लास्ट माइल की कनेक्टिविटी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्राइवेट आज अपने व्हीकल पर डिपेंडेंट हो गए हैं उससे अलग वो अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें चलने के लिए उनको हम एनकरेज करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ कुछ मोनो रेल के हमने मुझे याद है माननीय शीला जी के समय में एक सोच थी कि मोनो रेल को बढ़ावा देंगे, उसको भी हम दोबारा से उसके अंदर रीवैल्यूएट करके मोनो रेल को भी इसके साथ जोड़ने की काम करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जो सेगमेंट, जैसा मैंने कहा कि इसमें गाँव का है, गाँव में आज बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम हर रोज़ की ज़िंदगी में फेस करते हैं, और उसमें अगर मैं चर्चा की बात करूं तो हम
ये हमारी ये सोच है कि हमें स्मार्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। पिछले कई समय से ये हालत हुई है कि जो दिल्ली के गांव हैं उनकी ज़मीन ले ली जाती है कौड़ियों के दाम, और उनको कोई सुविधा उसके बदले मिल नहीं पाती। लिहाजा आज कहीं ना कहीं दिल्ली के गांव पूरी तरीके से स्लम में तब्दील हो गए हैं। लिहाजा हम स्मार्ट विलेजेस बनाने का कार्यक्रम, जिसमें सभी सुविधाएं उसमें हम देने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो लैंडलेस लोग हैं वहाँ के, उनको भी उन सुविधाओं का और का बेनिफिट वो ले सकें, ये भी हमारी उसमें कोशिश रहेगी। लैंड पूलिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिक्कत आई हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो हमारे दादा लाई ज़मीन जिसको बोलते हैं कि फोर फादर्स से ट्रांसफ़र होती हुई आई है, और या 20 सूत्री कार्यक्रम में 74(4) का एक सेक्शन होता था, उसके तहत मिली जो लैंडलेस लोगों को ज़मीन है, उसमें हम चाहते हैं कि जो अननेसेसरी की लैंड पूलिंग में ये जो शर्तें लगाई गई हैं वो शर्तें हटाई जानी चाहिए, जिसमें मुख्यतः जैसे 5 एकड़ की ज़मीन होने की शर्त है, लगभग 20 करोड़ रुपए जो प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट चार्जेस है वो है। इस तरीके की शर्तों को रिलैक्स करते हुए लोगों को हम बेनिफिट देने का काम करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली में सर्कल रेट को जो माननीय शीला जी के समय में 53 लाख रुपए घोषित किया गया था, आज ज़रूरत है कि उसको रिवाइज किया जाए, उसको कम से कम 5 करोड़ रुपए, हम मिनिमम 5 करोड़ और उसके पश्चात जो भी मार्केट रेट होगा उसके तहत करेंगे। इसके साथ साथ मैंने 74(4) के जो बात है उनको मालिकाना हक देने की बात हम इसमें मुख्यतः से रखेंगे, और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हाउस टैक्स जो गाँव के ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे ख़ास तौर पे लगता है उसमें रिलैक्सेशन उसमें पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, ये भी हम इंश्योर आने वाले समय में करेंगे। ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जो हम अपनी डिटेल में बाद में विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। लिहाजा मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग हमारे इस जनता के मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचाने के लिए आपका योगदान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आदरणीय जयराम रमेश जी ने आज दिल्ली के नए विजन को आपके सामने रखा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से फिर से एक बार जो शीला जी के समय में दिल्ली थी उस दिल्ली को हम बनाएंगे। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से मैनिफेस्टो पे चर्चा की है। पवन भाई, आदरणीय दुबे साहब जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमारे इस पूरे मैनिफेस्टो को, और हमारे बीच में उदित राज जी हैं, मेरे साथी कुलीग भी हैं, सीनियर लीडर्स हैं। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र की खासियत तो देवेंद्र भाई ने बताई है, लेकिन ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र कहिए, न्याय पत्र कहिए, ये बना कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। ये पहली दफा इस तरह का घोषणा पत्र है जिसे मैं कह सकता हूँ, हालांकि हर बार कांग्रेस पार्टी ने जन की बात को सुना है और उस घोषणा पत्र को तैयार किया। याद होगा साथियों, लगभग एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये घोषणा पत्र बना। एक बड़ी कमेटी आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी ने दिल्ली को दी थी और उसका नेतृत्व मुझे दिया था, जिसमें नीचे 22 सब कमेटियाँ थीं। सब कमेटियों ने जाके अलग अलग वर्ग से बातचीत की, शिक्षकों से बात की, युवाओं से बात की, और उस सब कमेटी में भी लगभग 10 से 12 इसके सदस्य थे जो पूरी दिल्ली में गए। और याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब कुर्सी छोड़ी, जो खाली कुर्सी है, उस खाली कुर्सी को हमने पूरी दिल्ली के अंदर भेजा था। और कनॉट प्लेस के माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी की ये सोच थी कि इस कुर्सी पे जनता को बैठाएं और जनता इस पे बैठ के बताए कि वो क्या चाहती है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, सबसे बड़ा जो फीडबैक था वो उस कुर्सी से आया। वो तमाम वीडियोस, तमाम बातें आपके पास भी होंगी, लेकिन उसको हमने समाहित किया और सब कमेटियों के पास भी भेजा, उसकी समीक्षा की। एक्सपर्ट्स को लगाया गया कि ये जो घोषणाएं देवेंद्र जी ने आपके सामने रखी है, घोषणाएं केवल घोषणाएं नहीं है, कैसे इनको हम पूरा कर पाएंगे, इसकी पूरी समीक्षा, चाहे वो बजट का इशू हो,
चाहे उसको जमीन पर उतारने की बात हो, तो हमारा इतिहास है शीला जी के समय में। एक सबसे बड़ी बात, गर्व की बात है कि हमने किया है। और दूसरा, आगे यदि हम ये 5 गारंटी जो हमने दी हैं, ये साबित करती है कि केवल ये वो गारंटी नहीं है कि 2100 रुपये की घोषणा कर दी, लेकिन भगवत मान को बैठा के नहीं बताते कि 2100 रुपये कब आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ आके DK शिव कुमार जी आके घोषणा करते हैं और गारंटी देते हैं कि हम कर्नाटका में दे रहे हैं। प्यारी दीदी योजना उसका उदाहरण है। 25 लाख रुपए का जो गारंटी का वादा कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कर रही है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आकर के ये आपको विश्वास दिलाते कि राजस्थान में हम करके आए हैं। और दिल्ली एक छोटा प्रदेश है, राजस्थान बड़ा प्रदेश है, उसके बावजूद भी आप अंदाजा लगाइए यदि हम राजस्थान में कर सकते तो ये हमारी गारंटी है कि हम दिल्ली में करेंगे। तो 5 गारंटी के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। 500 रुपए का सिलेंडर, उस पर विस्तार से बता चुके हैं। उसकी घोषणा रेवंत रेड्डी जी ने की है, सचिन पायलट जी ने युवाओं की बात की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों कि गारंटी पूरी ना हो। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 1-2 बिंदु जो मैं खासतौर से इससे 1-2 बिंदु भाई देवेंद्र जी ने तो बताई दी विस्तार से। जैसे कि आवास का अधिकार, कांग्रेस पार्टी ने यूपी की जब सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी और शीला जी की सरकार थी, JNU राम के तहत बहुत सारे फ्लैट्स बनाए गए थे और जिसका नाम रखा गया था राजीव रत्न आवासीय योजना। उस समय शीला जी के समय में बहुत फॉर्म भरवाए गए थे। देवेंद्र भाई ने और कांग्रेस ने आज ये दिल्ली के लोगों से, गरीब लोगों से वादा कर रही है कि जिनके फॉर्म भरे हुए हैं उन फॉर्म को भी संभाल के रखें और जो लोग इस योजना के साथ नहीं जुड़े उनको भी जोड़ा जाएगा और मुफ्त जो है उन लोगों को JJ क्लस्टर के साथ फ्लैट देने, यानी कि एक छत देने का जो कांग्रेस का संकल्प रहा है वो उन गरीबों के साथ गारंटी के साथ किया जाएगा। एक नगर निगम के अंदर यदि आप जाएं, मैनिफेस्टो में आपको कॉपी दे दी गई होगी, तो शीला जी ने एक बड़ी अच्छी योजना जिसको इस सरकार ने खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, भाग्यदारी। वो भाग्यदारी RWA हो, सोसाइटी की समितियां हो, अन्य जो वर्ग हैं उनको मिलाकर के दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं वहां से फीडबैक आता था, उस भाग्यदारी को दोबारा लागू किया जाएगा। ये कांग्रेस की गारंटी है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। इसी के तहत एक बिंदु और है, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, खासतौर से जो MCD स्कूल में जाते हैं, हमने MCD चुनाव के दौरान भी ये घोषणा की थी। ठीक है, हम वो अपनी बात नीचे तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आपसे सहयोग चाहते हैं। MCD के स्कूलों की बदहाली है और गरीब के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें, तो कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में आपसे वादा करती है, जितने स्कूल, सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं, रिक्शा चालक हो, ठेले वाला हो, मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो या मोची हो, प्रेस धोबी हो, इस तरह के बच्चों को भी हम डे बोर्डिंग में पढ़ाने का जो उनका सपना है, उससे 2 चीजें होंगी। एक तो सुरक्षा मिलेगी, पोषण वो पूरी तरह से होगा, उससे पौष्टिक आहार मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी और उनके बच्चों को पालने की जो गारंटी है कांग्रेस पार्टी लेगी। शाम को अपने बच्चों को घर ले जा सकते हैं। ये डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट दिल्ली में हम लेकर के आ रहे हैं कि MCD के स्कूलों को पूरी तरह से डे बोर्डिंग स्कूलों में शिफ्ट हम करेंगे, ये हमारा वादा है। ऐसे ही एक बिंदु पर और मैं 1 मिनट सिर्फ कहना चाहता हूं। देवेंद्र भाई ने बहुत अच्छी वो बात कही है, घोषणा की है कि हम 700 जो पुस्तकालय हम खोलने जा रहे हैं। हमने पहले भी खोले हैं गारंटी में। मेरी और फेज 2 में जाएंगे तो हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी, वो कांग्रेस और शीला जी की देन है। उस समय में पार्षद होता, तो ये 700 आज गली गली में 100 रुपए पर आवर के हिसाब से आज प्रवासी बच्चा, खासतौर से पूर्वांचल का जो और हमारे उत्तरांचल, ये कोई भी प्रवासी बच्चा आज इतने बड़े घर नहीं कि घर में अच्छा माहौल हो, 100 रुपए प्रति आवर के हिसाब से प्राइवेट लाइब्रेरियां पैसा ले रही हैं, यानी कि एक नया धंधा शुरू हो रहा है। तो ये लोगों के बच्चों के साथ उत्पीड़न ना हो, महंगाई मतलब महंगी शिक्षा ना बने, इसलिए सरकार की मदद से 700 लाइब्रेरी का लक्ष्य देवेंद्र भाई जी लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हम दिल्ली के उन युवा बच्चों को जो भविष्य है इस शहर का और इस देश का, 700 हम जो नई वहां पर लाइब्रेरी खोलेंगे। स्कूलों की बात, फ्री लाइब्रेरी, बिल्कुल फ्री लाइब्रेरी होगी, ये वादा है। और आप जाके देखिएगा, मात्र 100 रुपए का पास बनता है साल का, और आज अनलिमिटेड टाइम बच्चे मेरी और फेज 2 की उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। और ये शीला जी की देन है, ये कांग्रेस की देन है। और उस समय डॉक्टर साहब यमुना विकास बोर्ड के चेयरमैन होते थे और उस फंड से बनाया गया है, यमुना विकास बोर्ड से। एक बात और एजुकेशन में कहिए, नई एजुकेशन पॉलिसी जो देवेंद्र जी ने आपके सामने रखी है, इस दिल्ली को एक नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। जो देवेंद्र जी ने कहा, जिस तरह से परिणाम गिरे हैं ये चिंता का विषय है, जिस तरह से शिक्षा सुधार के नाम पर बच्चों को फेल किया गया है, आज ये बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। तो शिक्षा के अंदर भी एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है और समीक्षा करके एक नई योजना लागू करने की भी जो है बात देवेंद्र जी ने कही है। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं गर्व से, कल राहुल जी ने भी जिस चीज का जिक्र किया, शराब
शिक्षण संस्थाओं के पास जितनी शराब की दुकानें हैं, उन शराब की दुकानों को कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि उनको सबसे पहले बंद कराएगी। मेजर फेज 1 एस&डे बोर्डिंग के सामने एक ठेका है प्रतापनगर में, ये इस बात का उदाहरण है कि जगह जगह स्कूलों के पास शराब के ठेके खोले गए हैं, उन ठेकों को भी कांग्रेस पार्टी बंद कराएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये कुछ बिंदु हैं। और देवेंद्र जी ने हेल्थ के बारे में चर्चा की। ये एक बड़ी मांग है, डिमांड है। डिस्पेंसरियों का जिक्र हुआ, 250 डिस्पेंसरी, ये कमिटमेंट है, संकल्प है कांग्रेस का। और 10 बड़े अस्पताल, ये 10 अस्पताल जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के नाम से कांग्रेस ने द्वारका में खोले हैं, दक्षिणपुरी में एक अस्पताल खोला है, बुराड़ी में खोला है, ये अस्पताल नहीं होते तो माफ करिएगा, कोविड काल में दिल्ली की जो हालत थी वो तो बद से बदतर थी, और बुरे स्थिति में होते तो आज इस दिल्ली को 10 नए अस्पतालों की जरूरत है। जिस तरह से जेल बन रही है, मुझे लगता है वैसे ही हेल्थ पे भी काम करने की जरूरत है। तो 10 नए बड़े अस्पताल दिल्ली को देने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कुछ ऐसे बिंदु थे जिसमें मैंने आपके सामने ये बातें रखी। और एक अहम बिंदु, देवेंद्र जी से चर्चा हुई और ये दिल्ली की मांग थी, हम बहुत सारी संस्थाओं से मिले। साथियों याद होगा, एक दिल्ली के अंदर शीलाजी कांग्रेस की ही देन थी, एक दिल्ली तीर्थ सेवा समिति है जिसके तहत गरीब लोगों को मदद दी जाती है, जिसमें खासतौर से कावड़ शिविर लगते हैं या फिर छठ पूजा आयोजन होता है। आज उसी संस्था की वजह से ये छोटे छोटे जो समूह हैं, जो गरीब लोग हैं, जो 1-1 रुपए से अपने धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, उसका दायरा हम बढ़ा रहे हैं। और इस दायरे के तहत जो रामलीलाएं हैं, जो छोटे बजट की, जो आज भी ट्रेडिशनल रामलीलाएं हैं और 40-40 साल से 50 साल से चंदे से जो रामलीलाएं करती हैं, तो उन रामलीलाओं को भी इस समिति से हम जोड़ेंगे और इस समिति का दायरा बढ़ेंगे। और साथ में सरस्वती पूजा जैसी जो बड़ी पूजाएं हैं, जिनका हमारे जीवन में, धार्मिक जीवन में सब लोग उनको मानते हैं, तो वो दिल्ली तीर्थ सेवा समिति के तहत उनको अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि वो अच्छा आयोजन कर सकें। तो साथियों, ये कांग्रेस का दिल्ली की जनता को ये वादा है। और आदरणीय जयराम रमेश जी हमारे इस चीज के गारंटर हैं कि कांग्रेस जो कहती है उसको करती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है कि आपने हमारे घोषणा पत्र को डिटेल में पढ़ा होगा। कोई सवाल होगा तो उसका जवाब हमारे शीर्ष नेतृत्व देंगे। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, और आपने भी जो है अपने घोषणा पत्र में फ्री बीज की बात की है, फ्री के वादों की बात की है। दिल्ली का बजट जो है करीब 78,000 करोड़ के आसपास का है, और जो अभी आंकड़ा निकल रहा है उसके हिसाब से 25,000 करोड़ तो फ्री के वादों में ही चला जाएगा, अगर हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें और आपकी भी बात कर लें। पैसा कहाँ से आएगा? दोनों पार्टियों ने पैसे की बात नहीं कही है। कम से कम आप बताइए। देखिए मोहित भाई, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पहली बात तो ये कोई रेवड़ी नहीं है और ये कोई एहसान नहीं है दिल्ली की जनता के ऊपर। आपने अभी बताया 78,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट हो गया। मुझे याद है 37,500 करोड़ रुपए का हमारा लास्ट बजट था 2013-14 में। उस समय नए फ्लाईओवर्स भी बनते थे, उस समय नई बसेस भी आती थी, उस समय पेंशन्स भी मिलते थे, उस समय राशन कार्ड्स भी बनते थे। ये जो पूरे सिस्टम में इस 10 साल में करप्शन घुस गया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। हमारी ये कोशिश है कि हमारी महिलाएं स्ट्रेंथन हो, हमारी युवाओं की जो जिंदगी की रेल चल रही थी वो पटरी से उतर गई, उसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए ये कुछ ऐसी योजनाएं आपने देखा होगा कि हमने कहा कि युवाओं को 1 साल तक, ताकि हम उनको वापस ट्रैक पर ला सकें, ऐसी योजनाओं को हमने बढ़ावा देने का काम किया। हमने आपने देखा कि अभी जो सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स हैं, और इसमें स्पष्ट कर रहा हूं मैं कि 320 करोड़ रुपए का घोटाला एक सीएजी की रिपोर्ट में सामने आ रहा है। 2000 करोड़ रुपए का एक्साइज की जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसमें सामने आया है। तो ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में आज पहली बार डेफिसिट बजट की तरफ दिल्ली की सरकार गई है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हम ये करप्शन खत्म करेंगे, और जब हम पंप इन करेंगे पैसा इकोनॉमी में तो वो रोटेट होकर मुझे लगता है कि हम उस चीज में कामयाब हो पाएंगे। अभी प्यारी दीदी, हाँ वो सारी चीजें सेविंग्स के बारे में बात है, तो वो जब आप देखेंगे तो जो प्यारी दीदी की सेविंग्स है 5 साल की, वो 1,50,000 रुपए के करीब आएगी।
इसी प्रकार से युवा उड़ान की बात करें तो 5,10,000 की सेविंग्स एक परिवार को मिलती है। महंगाई की मुक्ति से 1,05,000 की, फ्री बिजली से 1,80,000 रुपए की, टोटल लगभग 10 लाख रुपया 5 साल में सेविंग्स हम जो है हमारे लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो सके। यही सवाल जब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ, यही सवाल पूछा गया था। 20 साल हो गए हैं, महात्मा गांधी नरेगा चल रहा है। यही सवाल तब के मुख्यमंत्री गुजरात के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संबंध में कहा। वो प्रधानमंत्री बने, वो कानून लागू हुआ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम भी रखा गया। तो मैं समझता हूं कि ये सवाल वास्तविक है, पर जब इरादा नेक है, पैसे की स्रोत अनेक होते हैं। कहीं ना कहीं से आप सरकार अगर ईमानदारी से चले, अगर असली बात यह है कि अगर आप सचमुच गारंटी देना चाहते हैं, वादा पूरा करना चाहते हैं, पैसे की कमी नहीं पड़ेगी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। दूसरी बात जो है, एक बात मैं कह दूं, दिल्ली के लिए खास तौर से जीएसटी का सुधार अनिवार्य है। जीएसटी का सुधार सिर्फ राज्य सरकार नहीं कर सकती। जीएसटी का सुधार तो एक सम्मिलित रूप में किया जाता है, जीएसटी काउंसिल में किया जाता है, पर प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। तो अगर केंद्र सरकार असली विकास चाहती है दिल्ली जैसे महानगरों में, जीएसटी 2.0 लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आज का जीएसटी है ये राज्यों के खिलाफ है। और ये कर आतंकवाद जो चल रहा है पिछले 10 सालों से उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, जीएसटी के नाम पर, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। और यही हमारी मांग है जो बजट पेश होने वाला है 1 तारीख को, कि जीएसटी के सुधार का क्या रास्ता है वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री साफ करें। उससे दिल्ली की जनता के लिए विशेष महत्व रखता हूं। दिल्ली में 12 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब कल ही केजरीवाल ने कहा है कि हमको हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में जेल जाते? क्यों रॉबर्ट वाड्रा हर केस में उनको? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमारी स्पेशल मीटिंग मैनिफेस्टो को लेकर है। आपके ये कंसर्न्स भी हम अलग से एड्रेस करने की कोशिश। सॉरी, देखिए, आपको मालूम है कि ये सरकार जिसने 2015 में 2014 में जब सरकार गिराई तो लोकपाल के नाम पर गिराई थी। एक मजबूत लोकपाल के वादे के साथ आम आदमी पार्टी ने इस सरकार से एग्जिट किया। दोबारा 2015 में उनकी सरकार बनी, लेकिन 10 साल में कोई लोकपाल कहाँ पर है वो नज़र नहीं आता है। हमारी ये मानना और सोच है कि हम मजबूत लोकपाल देंगे, इंडिपेंडेंट लोकपाल देंगे, जो इंडिपेंडेंट जांच करके जो भी कल्प्रिट है उसको सजा दिलवाने में जो फैसला दे सके। निश्चित ही इस 10 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे घोटाले सामने आए हैं, और जिसमें सीएजी का भी रिपोर्ट की बात मैं करूँ तो लगभग 14 सीएजी रिपोर्ट्स आज टेबल नहीं हो पाई हैं। और इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज का, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनकी मिली भगत नजर आती है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कोई ना कोई सेटिंग है जिसकी वजह से ये लेट हो रही है, क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर केजरीवाल जी ये सीएजी की रिपोर्ट्स नहीं लाना चाहते थे, टेबल नहीं करना चाहते थे, तो ये लोकसभा में भी टेबल की जा सकती थी। हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर विशेष जांच, चाहे उसके एसआईटी के जरिए करनी पड़े, वो हम इस पे बिठाने का काम करेंगे। सवाल है सर, आप कह रहे हैं कि वो दोनों मिले हुए हैं, वो कह रहे हैं आप दोनों मिले हुए हैं, आप
केजरीवाल कह रहे हैं, जो आप सवाल यही है, तो आपने कहा कि वो लोग दोनों मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वो कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए तभी राहुल गांधी बाहर है, तभी राहुल गांधी बाहर है। देखिए, हम जानते हैं ये लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है वो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन हम विधानसभा में पारित करके इसके जो अमेंडमेंट्स हैं उनको विधानसभा में पारित करेंगे और केंद्र पर इसका दबाव बनाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा पीएम आवास योजना का क्या हालत हुई है, कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाया है। ये सारी चीजें दिखाने के लिए और करने में जो फर्क है, हम उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे कराएंगे, सर्वे। जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सर्वे का सर्वे किया जाता है, शब्दों के खेल में मत पड़िएगा, नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये शब्दों का खेल है। सेंसस है या सर्वे है, संविधान के मुताबिक सेंसस शब्द जो है केंद्र सरकार की सूची में आता है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी हम 2025 में हैं, 2021 में सेंसस होना चाहिए था। हर 10 साल सेंसस होता है, उस सेंसस में जानकारी हासिल की जाती है, अनुसूचित जाति की आबादी कितनी है, अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है, न केवल मोटे तौर से नहीं, जो अलग अलग अनुसूचित जाति के अंदर जो अलग समुदाय हैं उनकी भी आबादी, उसकी जानकारी ली जाती है। 2021 में जो हर साल किया जाता था, 2021 में नहीं कराया, कोविड का बहाना बना दिया। अभी हम 2025 में हैं, सेंसस नहीं कराया गया, जनगणना नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया, मैं पूछना चाहता हूं। इस बीच कई राज्यों ने कास्ट सर्वे कराए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं करना चाहती है। तो ये जो अभी अभी देवेंद्र जी ने कहा है, ये जाति सर्वेक्षण है। जयराम जी, पानी को लेकर आपने मैनिफेस्टो में बात कही है, 30 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली में सरकार बने हुए, आपकी भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार भी रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही। पानी की समस्या जस की तस और आज वाटर टेररिज्म की बात की जा रही है, कैसे इस समस्या का समाधान निकालेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ये भी बताया कि लगभग 56% पानी जो है आज वो लीकेजेस की वजह से वेस्ट हो रहा है। तो हम उस 56% को ट्रैप करेंगे और जो लोग जहां तक जिनके पास पहुंचना चाहिए उसको पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ बात करके इस पानी की जो व्यवस्था है उसको भी हम ज़्यादा पानी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब मैंने ट्रांसपोर्ट की बात की, मैंने मुख्यतः ये बात रखी कि आज पोल्यूशन का एक मेजर कारण प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ावा है। जहां लगभग 54 लाख कम्यूटर्स पहले ट्रैवल करते थे, आज सिर्फ 34 लाख कम्यूटर्स जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवेल कर रहे हैं, डीटीसी बसेस का। तो हम ये लास्ट माइल की कनेक्टिविटी, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और स्ट्रेंथन करने की जो कोशिश है, एक उसके जरिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम हमारा रहेगा और कहीं ना कहीं उससे हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। What? Come again? या इट्स अबाउट, देखिए ऐसा है, अब दिल्ली में कोई रूरल विलेज बचे नहीं है, तो अर्बन हो गए हैं, लेकिन दिस कवर्स अर्बन एज वेल एज रूरल विलेजेस। कुछ चंद जो बॉर्डर वाले हैं वो रूरल विलेजेस हैं, बट दिस विल आल्सो कवर द अर्बन विलेजेस। आई थिंक इनफ ऑफ इट। यू ऑलरेडी हैड
3 क्वेश्चंस। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग आज हमारे बीच में रोहित पांडे जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो मैं आदरणीय जयराम रमेश जी और पवन भाई जी से एक मिनट, अरे 1 सेकंड, आप इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। रोहित पांडे, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पूर्व। ये आपकी